नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज पटना में महागठबंधन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, और बल्कि मैं कहूंगा महा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्योंकि महागठबंधन के सारे इंपॉर्टेंट नेता वहां पर मौजूद थे। चाहे वो कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम हो, वीआईपी के मुकेश सहनी जी हो, लेफ्ट के दीपांकर भट्टाचार्य हो, सीपीआई सीपीएम के लोग हो, और तेजस्वी यादव तो थे ही। मनोज कुमार झा साहब जो राज्यसभा के एमपी हैं, वो इसका संचालन कर रहे थे। और सब लोग यही सवाल लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे कि तेजस्वी यादव को घोषित किया जाएगा या नहीं घोषित किया जाएगा बिहार का भावी मुख्यमंत्री, या आप कह सकते हैं गठबंधन का मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी। दरअसल ये मामला कई दिनों से फंसा हुआ था। तेजस्वी यादव महागठबंधन के उन नेताओं में से हैं जिन्होंने बहुत पहले ये बात साफ कर दी थी कि महागठबंधन की कभी केंद्र में सरकार आई तो राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब 2029 का चुनाव जब तक होगा, पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन काफी पहले तेजस्वी यादव राहुल गांधी को देश का होने वाला प्रधानमंत्री या फिर महागठबंधन का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस ये काम वहां पर नहीं कर रही थी। राहुल गांधी से भी यह सवाल पूछा गया था, राहुल गांधी ने भी उसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया था। उसके बाद भी कांग्रेस नेताओं से लगातार यह सवाल पूछा जा रहा था, उन्होंने भी उसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया था। अशोक गहलोत जी, जो राजस्थान के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 50 साल का जिनका पॉलिटिकल कैरियर है, जमीन से आसमान तक जाने का कैरियर है। बहुत लोग कांग्रेस में कहते हैं कि जमीन के नेताओं को जगह नहीं मिलती, उनको अशोक गहलोत और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोगों को देखना चाहिए, जिन्होंने बिल्कुल जीरो से सफर शुरू किया था और बड़े पदों तक पहुंचे। अशोक जी तो कितनी बार वहां के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बेहद अनुभवी नेता हैं। वो कल बिहार आए थे और कल भी बिहार पर मैंने जो वीडियो किया था उसमें यह सवाल उठाया था कि आखिर कांग्रेस को परेशानी क्या हो रही है मुख्यमंत्री पद पर तेजस्वी यादव के नाम के घोषणा करने की। क्योंकि बहुत साफ है कि अगर महागठबंधन बिहार में चुनाव जीतता है तो सबसे बड़ी पार्टी होगी आरजेडी, और आरजेडी के नेता होंगे तेजस्वी यादव। अब आप सहमत हो ना हो, आप कहें परिवारवाद है, वैसे आज एक रिपोर्ट आई है, उसको देखिए आप, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है जो बताती है कि जितने एमपी एमएलए देश में हैं उसमें सबसे ज्यादा परिवारों से आए हुए एमपी एमएलए जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो परिवारवाद हमारे समाज की एक ऐसी सच्चाई है, हमारी राजनीति की एक ऐसी सच्चाई है जिससे आप बहुत ज्यादा मुंह मोड़ नहीं सकते। लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि तेजस्वी यादव के अलावा आरजेडी में कोई भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हो ही नहीं सकता। तो जब आप बहुमत पाएंगे, आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी, तो टेक्निकली और बाय डिफॉल्ट दोनों तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर घोषणा करने में क्या दिक्कत है? यह सवाल मैंने पहले भी उठाया था। कांग्रेस के अंदर भी जो पूर्व अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रताप सिंह और ऐसे कई सारे लोग, वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि तेजस्वी यादव को घोषित कर देना चाहिए मुख्यमंत्री, कि हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव होंगे। और आज सबको यह उम्मीद थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा होगी। और अशोक गहलोत जब मंच पे आए, मैं देख रहा था अशोक गहलोत के पीछे बैठे हुए थे पवन खेड़ा, दोनों लोग राजस्थान के हैं, कृष्णा अल्लावरू काफी किनारे बैठे हुए थे, तेजस्वी यादव अशोक जी के बगल में बैठे हुए थे, और तेजस्वी यादव के पीछे बैठे हुए थे संजय यादव, जो मूलतः हरियाणा के हैं। और इसको लेकर काफी लोग सवाल उठाते रहते हैं कि हरियाणा का एक व्यक्ति जो है वो बिहार की राजनीति कैसे तय करता है। लेकिन तेजस्वी ने बहुत साफ कर दिया कि संजय यादव उनके करीबी हैं और रहेंगे। अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने ठीक पीछे संजय यादव को बिठाया था, और जब तक उनका वीडियो चलता रहा, जब तक वो बोलते रहे, संजय यादव भी फ्रेम में रहे, तो बहुत साफ है कि तेजस्वी यादव संजय यादव के विरोधियों को कहना चाहते हैं कि भाई संजय को एज अ लीडर आप लोग एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि वही हमारे सलाहकार हैं, उनकी बात तो मैं सुनूंगा, उनका विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। ये भी बात क्लियर हो गई। अशोक गहलोत जब आए तो उन्होंने बाकी सारी बातें की, लेकिन बहुत जल्दी वो इस पॉइंट पे आ गए कि महागठबंधन तेजस्वी यादव को अपने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करता है। मैं ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं।
ये जो चुनाव महागठबंधन बिहार में लड़ने जा रहा है, ये तेजस्वी यादव जी की अध्यक्षता में कह लीजिए, नेतृत्व में कह लीजिए, जो भी कहना चाहिए कह लीजिए, गठबंधन के जो नेता हैं वो तेजस्वी यादव हैं। और एक जो सस्पेंस बिना मतलब का क्रिएट हुआ था, उस सस्पेंस से पर्दा हटा दिया गया। इसके 3 मतलब हैं, तीनों समझिए। पहली बात तो आप लोगों ने यह देखा कि महागठबंधन में देरी हुई उम्मीदवार घोषित करने की, और उस देरी के चलते कई सीटों पर अब भी 2-2 पार्टियों के उम्मीदवार लड़ रहे हैं। इसको लेकर एक कंफ्यूजन हुआ था, यह हुआ था राहुल गांधी नाराज हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अगर अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा की है तो बिना राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मर्जी के यह नहीं हो सकता था। यानी पहला मतलब यह है कि महागठबंधन में जो दरारें आई थी, फिलहाल उनको भर दिया गया है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवार वापस ले लिए गए हैं। जो थोड़ी सी सीटें बची हैं उन पर भी यह संभव है कि अपने उम्मीदवार को कहा जाए कि ठीक है, आपका नामांकन हो गया है, लेकिन आप बैठ जाइए। पहला तो मामला यह हुआ कि जो बीच में एक दरार जैसी बन रही थी वो हट गई। दूसरा, अशोक गहलोत ने एक और बात कही कि मुकेश साहनी जी जो गरीबों के मसीहा हैं, वो उप मुख्यमंत्री पद के हमारे उम्मीदवार होंगे। तो मुकेश साहनी के केंद्र में आने, नरेंद्र मोदी से बात होने या अमित शाह से बात होने, पाला पलटने का जो मामला था वो चुनाव तक तो टल गया है। अब रिजल्ट आने के बाद फिर मुकेश साहनी उस तरफ चले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब होता रहता है। लेकिन फिलहाल मुकेश साहनी की जो मांगे थी वो पूरी कर दी गई हैं, उनको उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया है। अब बहुत सारे दोस्तों का सवाल है और बहुत लॉजिकल सवाल है कि भाई 3-4% के लीडर हैं मुकेश साहनी, उनको तो आप बना रहे हो उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, लेकिन मुसलमान 13-14% हैं और भी जातियां वहां पर हैं, उनका क्या? तो अशोक गहलोत ने उसके साथ ही यह कह दिया कि इसके अलावा भी जो दूसरे सामाजिक वर्ग हैं उनसे भी उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यानी आप समझ लीजिए कि अगर है, मैं जीत की घोषणा यहां से नहीं करने वाला, रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कौन जीत रहा है। तो महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव होंगे मुख्यमंत्री और कम से कम 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, जिनमें एक होंगे मुकेश साहनी, दूसरे मुस्लिम उम्मीदवार भी हो सकते हैं, दलित उम्मीदवार भी हो सकते हैं। याद रखिए, राजेश राम जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी सीट से आरजेडी ने अपना प्रत्याशी वापस ले लिया है, तो राजेश राम भी उप मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी हो सकते हैं। हो सकता है कांग्रेस के किसी मुस्लिम उम्मीदवार को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो कोई मुस्लिम या दलित जो है वो मुकेश साहनी के साथ उप मुख्यमंत्री हो सकता है। वैसे हमारे संविधान में उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री जैसा कोई पद नहीं है, लेकिन यह एक महत्व देने वाला मामला होता है कि आप इक्वल्स में थोड़ा ऊपर है। 2 मुद्दे तो ये हो गए। तीसरा मुद्दा बहुत मजेदार है, जिसको बाद में तेजस्वी ने भी उठाया। अशोक गहलोत ने कहा कि लो, हमसे सवाल आप पूछ रहे थे कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा, हमने तो बता दिया तेजस्वी यादव। अब एनडीए यह घोषणा करे कि उसका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में भी चुनाव तो शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था और चुनाव जीतने के बाद शिंदे को किनारे कर दिया गया और भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री वहां बिठा दिया। तो क्या बिहार में यह संभव नहीं है कि चुनाव के बाद नीतीश को किनारे लगा के भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बिठा दे? तो उन्होंने सीधी सीधी चुनौती दे डाली अमित शाह को कि अब वो घोषणा करें कि हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार हैं। ये जो चारा फेंका है, ये अशोक गहलोत की स्टाइल है। सामने चुनौती भी उन्होंने दे दी है और एनडीए के अंदर, खासतौर पे जेडीयू के अंदर थोड़ा सा असंतोष पैदा करने की कोशिश की है, जिसको तेजस्वी ने अपने भाषण में बड़े विस्तार से बताया कि कैसे अमित शाह जो हैं वो इस चुनाव के बाद जेडीयू को पूरी तरह से खत्म करने और नीतीश कुमार को किनारे लगाने का प्लान बना चुके हैं। कैसे नीतीश कुमार की बीमारी के आड़ में उनसे ऐसे काम करवाए जा रहे हैं कि वो किनारे लग जाएंगे। ये सारी बातें हुई। इसके बाद तेजस्वी का जो भाषण था वो सुनने लायक भाषण था। मैं कहूंगा, बहुत ईमानदारी से कहूंगा कि आज जो तेजस्वी ने वहां पर भाषण दिया है, बहुत लंबा भाषण नहीं दिया, 10-12 मिनट का भाषण था, लेकिन जो भाषण दिया है वो एक मैच्योर नेता का था। पहली बात तो उनका चेहरा आप देखिए, बाकी लोग फिर भी थोड़ा आराम से दिख रहे थे, उनके चेहरे पर एक थकान,
एक इन्वॉल्वमेंट लगातार दिख रहा था जो ये बता रहा था कि वो चुनाव प्रचार में, चुनाव में लगातार व्यस्त हैं। दूसरी बात, उन्होंने किसी भी पार्टी पर किसी तरह की कोई छींटाकशी नहीं की। बहुत प्यार से सबका नाम लिया, बहुत प्यार से सबकी बात की, बहुत जल्दीबाजी में नहीं बोल रहे थे, बहुत आराम आराम से बोल रहे थे। और तीसरी और सबसे जरूरी बात है कि बिहार के चुनाव में जो मुद्दे होने चाहिए उस पर उन्होंने बात की। सवाल यह उठाया कि जो आ रहा है मुख्यमंत्री वगैरह वगैरह जो बाहर से आ रहे हैं, सब 20 साल पुरानी बात कर रहे हैं, लेकिन उनका विकास का विजन क्या है ये नहीं बता रहे हैं। और उसके बाद अपना विकास का विजन बताया, जिसमें दीदियों को पैसा बांटने से लेकर उनको सहायता करने से लेकर इंडस्ट्री लगाने, एग्रो इंडस्ट्रीज लगाने वगैरह वगैरह, रोजगार वगैरह की बहुत विस्तार से बात की है। इसलिए मुझे लगता है कि आपको तेजस्वी का आज का भाषण जरूर सुन लेना चाहिए। कई बार ये सवाल उठाए जा रहे थे और हमसे ज्यादा आप ही लोगों को ज्यादा इंतजार था कि महागठबंधन का सीएम का चेहरा कौन होगा। जितना बेताब आप लोग थे उतना हम नहीं थे। जितना इंतजार आप लोगों को था उतना हम लोगों को नहीं था। हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं। और हम आदरणीय लालू जी का, राबड़ी देवी जी का, मैडम सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, खरगे साहब जी का, प्रियंका गांधी जी का, दीपांकर जी का, मुकेश साहनी जी का, डी राजा साहब जी का, आईपी गुप्ता जी का, बेबी साहब जी का, नरेश जी, ललन जी का हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि सभी महागठबंधन के साथियों ने मुझ पर पुनः भरोसा जताया है। इसके लिए सभी हमारे महागठबंधन के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं। और उन सभी लोगों से जरूर कहना चाहेंगे कि जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम जरूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। ठीक कहा अशोक गहलोत जी ने कि भाई हमारा तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं थी। यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? अब ये सवाल बड़ा खड़ा होता है। तो हम लोग तो जो कहते थे वही हो रहा है। और आप देख लीजिए, जो भी जनता दल यूनाइटेड में जो नेता हैं, नीतीश जी के खराब सेहत का वो चेहरे का इस्तेमाल करके 3-4 नेता जो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं, अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहेंगे। यानी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का
ये आखिरी चुनाव है, ये स्पष्ट अमित शाह जी ने कर दिया है, निर्णय ले लिया है। देखिए, एक कसक बिहारी होने के नाते शुरू से रही है कि हमारा राज्य जो है अव्वल राज्यों में आए, लेकिन 20 साल राज करने के बाद भी राज्य में 11 साल केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए भी सबसे अगर कोई गरीब राज्य है तो बिहार है, सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो बिहार है, सबसे ज्यादा अगर पलायन होता है तो बिहार में, महंगाई है, कारखाने नहीं है, यहां उद्योग नहीं है, धंधे नहीं है, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है, आईटी हब नहीं है, एसईजेड नहीं है, आईटी पार्क की व्यवस्था नहीं है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है बिहार में। प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में अगर सबसे कम है तो हमारे बिहार के लोगों का है। प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम है। किसानों के आय के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी है और यहां अपराध चरम सीमा पर है। 70,000 से भी ज्यादा हत्याएं 20 साल में हो गई, ना सुनवाई है ना कार्रवाई होती है। भ्रष्टाचार ब्लॉक थाना चले जाइए, बिना भ्रष्टाचार के बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा। चारों तरफ से अफसरशाही लागू है, जनप्रतिनिधियों की भी पूछ नहीं है, मंत्रियों की भी पूछ नहीं है, डिपार्टमेंट मंत्री नहीं बल्कि सेक्रेटरी चलाता है। ये बिहार की सच्चाई है। अभी 70,000 करोड़ का घोटाला आया सीएजी की रिपोर्ट में, कोई हिसाब किताब नहीं। एक बार नहीं कई बार पेपर लीक हुए, किसी पे कार्रवाई नहीं की गई। कितने बड़े से बड़े घटनाएं हुए बिहार में, सृजन घोटाला हुआ, बालिका अग्निकांड हुआ, कोई गिरफ्तार नहीं, कुछ भी नहीं। लगातार घोटाले पे घोटाला हो रहा है। चूहा बांध काट दे रहा है तो बांध गिर जा रहा है, चूहा पुल गिरा देता है काट के, चूहा करोड़ों लीटर शराब पी जाता है थाना में, कोई हिसाब किताब नहीं। कहीं न्याय लोगों को नहीं मिल रहा। जो स्थिति बिहार की है, गोलियां चल रही होती है पटना के शहरों पर, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को। यही बगल में आप जहां हम लोग आज बैठे हैं, बगल में खेमका जी की हत्या कर दी जाती है, हाजीपुर में उनके बेटे की 4 साल पहले हत्या कर दी जाती है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर गोलियां चलती है, कुछ नहीं होता। हमारे घर के आवास के बाहर गोलियां चली, आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। सचिवालय के बाहर गोलियां चलती है, कोई पकड़ा नहीं गया। लगातार अफसरशाही, भ्रष्टाचार, अपराध से लोग परेशान हो चुके हैं। इस सरकार के पास देखिए, हम लोग तो अपना विजन लगातार बता रहे हैं। हम लोग यहां आए, लगातार अपने विजन को बताया। कल भी हमने अपने विजन को बताया। ये लोग प्रचार में भी चले गए, एक भी मैनिफेस्टो या एजेंडा नहीं बताया कि आने वाले 5 साल में ये बिहार के लिए क्या करेंगे। आप लोग सब लोग गवाह हैं, चाहे भाजपा के प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, नीतीश बाबू हो, किसी भी व्यक्ति ने अपना एजेंडा, रोड मैप, विजन, ब्लूप्रिंट अगले 5 साल के लिए नहीं रखा। लेकिन ये नकलची सरकार, तेजस्वी ने जो कहा उसका इन लोगों ने नकल किया। हमने पेंशन बढ़ाने की बात की 1500 रुपए, तो ये 1100 करते। हमने 200 यूनिट फ्री में बिजली की बात की तो 125 यूनिट ये फ्री में देने लगते हैं। हमने डोमिसाइल की बात की तो ये डोमिसाइल की बात करते हैं। हमने युवा आयोग की बात की तो इन्होंने युवा आयोग के बारे में बात की। हमने 5 लाख सरकारी नौकरियां दी तो अब ये भी नौकरी की बात कर रहे हैं। हम लोग माई बहन मान योजना लाए तो ये 10,000 का घूस एक तरह का देके, रिश्वत देकर के चुनाव से पहले उधार यानी लोन जो है वो दिलवाने का काम कर रहे हैं। तो ये नकलची सरकार है, इसके लोगों के पास कोई विजन नहीं है। ये लोग थके हुए लोग हैं। ये लोग किसी भी कीमत पे केवल
सत्ता और कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, ना कि बिहार की जनता को सेवा करना चाहते हैं, ना कि बिहार के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक शुगर मिल प्रधानमंत्री जी ने नहीं चालू की, लेकिन तेजस्वी ने महागठबंधन की सरकार 17 महीने में रीगा का चीनी मिल जो है 17 महीने में चालू करके दिखाने का काम किया। 5 लाख नौकरियां हम लोगों ने दी, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। जाति आधारित गणना पहली बार कराया, किसी राज्य ने कराया। और आरक्षण की सीमा हम लोगों ने 65% हम लोगों ने बढ़ाया और 10% ईडब्ल्यूएस यानी 75%। और हम लोगों ने मांग भी की कि शेड्यूल 9 में डालो, लेकिन भाजपा के लोग, ये आरक्षण विरोधी पार्टी, इस आरक्षण को लागू नहीं होने दिया गया। हम लोगों ने स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, आईटी पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई। हम लोगों ने 700 डॉक्टरों को बर्खास्त किया जो बेईमान थे, जो जाते नहीं थे। रात भर हम लोग छापा मारते थे। कई काम जो हम लोगों ने 17 महीने में करके दिखाया, वो काम लोगों को दिखता है, भरोसा है। और हम बड़े विश्वास के साथ हम कहना चाहते हैं, और हमने पहले भी कहा है कि हमको 5 साल नहीं, केवल बिहार के लोगों अगर 20 महीने का मौका दें, तो जो काम 20 सालों से इन लोगों ने नहीं किया है, तेजस्वी और हमारी सरकार बनेगी तो 20 महीने में उस काम को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। हम लोगों ने जनता के सामने प्रण लिया है, संकल्प लिया है कि ऐसा कोई परिवार नहीं, जिस परिवार के पास अगर सरकारी नौकरी है और जिन परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उन परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। तेजस्वी खुद बिहार सरकार नहीं चलाएगा, बल्कि पूरा बिहार मिलकर के बिहार सरकार चलाने का काम करेगा। तेजस्वी सीएम बनेगा, साथ में सभी बिहार के लोग सीएम बनेंगे, यानी चेंज मेकर बनेंगे। इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। भाई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे, जो योजना महीने का 2,500 रुपया, साल का 30,000 रुपया और 5 साल का 1.5 लाख रुपया हम लोग जो है दिलाने का काम करेंगे। बिजली की बात की, गैस सिलेंडर जो है 500 रुपया किया जाएगा। और हमने कल 1-2 बड़े घोषणाएं की हैं और वो लागू होगा। जो जीविका दीदी हैं, जो सीएम दीदियां हैं, कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सबको जो है हम लोग परमानेंट करके 30,000 रुपये प्रति माह उन लोगों के लिए किया जाएगा। और बाकी के जो दीदियां हैं, समूह हैं, जो सरकार दिन रात काम लेती है, उनको प्रति माह 2,000 रुपया हम लोग कराएंगे। और जो लोन लेती हैं, जो जीविका दीदियां, जो इंटरेस्ट होता है, उस इंटरेस्ट को हम लोग माफ करेंगे। और यही नहीं, 5 लाख रुपए का हम लोग बीमा जो है उन सभी दीदियों का हम लोग कराने का काम करेंगे। जो संविदा कर्मी हैं, बिना संविदा कर्मी के बिहार सरकार नहीं चल सकता। चाहे विभिन्न मंत्रालय में हो, जिलाओं में हो, बेल्ट्रॉन जैसे संस्थाओं में हो, जो भी हो, सभी लोगों को जो है हम लोग जो है परमानेंट करने का काम करेंगे। उन लोगों के साथ न्याय हमारी सरकार बनने के बाद हम लोग करेंगे। जो माहौल बनाया जा रहा है, यहां आकर के हम लोगों को गाली दिया जा रहा है एनडीए द्वारा, बड़े बड़े मुख्यमंत्री आ रहे हैं, केंद्र मंत्री आ रहे हैं, आरएसएस है, हर कोई लगा हुआ है, लेकिन किसी ने अपना विजन नहीं बताया। और आगे भी कुछ दिनों में हम सब लोग साथ बैठ करके क्या रोड मैप होगा बिहार का, क्या हमारा विजन होगा, क्या हमारा मिशन होगा, इसको आप लोगों के समक्ष हम लोग बताने का काम करेंगे। हम लोग नौजवान हैं, नए सोच के, हर जात, हर धर्म के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को हम साथ लेकर के चलना चाहते हैं। एक नया बिहार बनाना चाहते हैं।
हम लोग चाहते हैं बिहार आगे बढ़े। हम लोगों के पास विजन है, रीजन है और अनडाइंग पैशन है बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। लोग लगे, बीजेपी की ए टीम, बी टीम, तरह तरह का अलग अलग संस्था, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पूरा मशीनरी उनका लगा हुआ है कि हम लोगों को तोड़ो, हम लोगों को बदनाम करो। माफ कीजिएगा, उसमें से कुछ बीजेपी माइंडसेट की मीडिया के लोग भी हैं। आप लोगों की गलती नहीं, लेकिन जो ऊपर के लोग जो कहते हैं वही करना पड़ता है, वही एजेंडा चलाना पड़ता है। आज के बाद भी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि बताओ बीजेपी के लोगों कि अगला एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। इस पे चर्चा जरा करा लो, जरा बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछ लो। ये बीजेपी के लोग सांप्रदायिक शक्तियां देश को तोड़ना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। और हम महागठबंधन के रहते हुए किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे देश के संविधान को खत्म कर सके, हमारे आरक्षण छीन सके और यहां कोई हिंदू मुसलमान दंगा करा सके। शांति, अमन, चैन जब तक नहीं रहेगा तब तक प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती है। हम लोग सब लोगों को लेके चलेंगे। जो इन लोगों ने समाज में जहर बोया है, जात को जात से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, इस जहर को खत्म करने का काम और प्रयास हम लोग करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। तो आप सब लोग यहां हमारे साथी आए हैं, आप सब लोगों का हम दिल से धन्यवाद देते हैं। चलिए, आज कम से कम आज के बाद से एक सवाल तो खत्म हो गया, अभी कहीं और शुरू होगा। तो वो एक मिनट और एक मिनट हम आप लोगों को इतना जरूर कहना चाहते हैं। जो भाजपा के लोग आरोप लगाते हैं, जंगल राज की बात करते हैं, लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं। हमने बताया 70,000 मर्डर हुए, कई रेप हुए, बच्चियों को पीएमसीएच में बलात्कार कर देता है लोग, परिवार के लोग उसको अस्पताल लेके जाते हैं, 4 घंटा तक बेड नहीं मिलता, मृत्यु हो जाती है। वो जंगल राज नहीं। कोई ऐसा दिन नहीं जहां बिहार में 200 राउंड गोलियां ना चलती हो। हर जिले में लगातार अपराध है, कोई ऐसा जिला नहीं बचा जहां डेली अपराध ना होता हो। लेकिन ये प्रोपेगेंडा है। हम अपने बिहार के लोगों से कहना चाहते हैं, करप्शन से तेजस्वी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और लॉ एंड ऑर्डर से कभी कोई भी अपराधी कितना बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, तेजस्वी उसको बख्शने का काम नहीं करेगा। तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा। ये मेरा संकल्प है और एक नया बिहार हम लोग जो है बनाने का काम करेंगे। तो मैं पुनः सभी महागठबंधन के शीर्ष नेताओं को दिल से धन्यवाद देते हैं कि जो भरोसा आप लोगों ने जताया है मुझ पर, और कोई अकेले की बात नहीं है, हम सब लोगों को मिलकर के एक नया बिहार बनाना है, एक विकसित बिहार बनाना है। जितना काम केंद्र मंत्री रहते हुए यूपीए सरकार ने जो किया बिहार के लिए, जितना पैकेजेस दिए, जितना लालू जी ने रेलवे का कारखाना दिया, उसके बाद से एक भी कारखाना बिहार को नहीं मिला। मोदी जी फैक्ट्री लगवाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं होने वाला है। अब जनता हिसाब मांग रही है। मोदी जी, नीतीश जी, 20 साल से आप लोगों की सरकार है, फिर भी बिहार सबसे गरीब क्यों है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है, महंगाई क्यों है, कोई कारखाना निवेश क्यों नहीं है। और धन हो प्रभु हमारे अमित शाह जी, बिहार में जमीन नहीं है इसलिए उद्योग नहीं लगेगा, यानी साफ इनकार कर दिया। बिहार के लोगों से हम कहना चाहते हैं, भाजपा के लोगों ने मना कर दिया, एनडीए के लोगों ने मना कर दिया कि बिहार में कोई फैक्ट्री कारखाना नहीं लगाएंगे,
कोई इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, कोई उद्योग नहीं लगाएंगे। आप एक बार तेजस्वी को मौका देकर के देखो, कारखाने, इंडस्ट्री, उद्योग, SEZ, IT पार्क, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, शुगर मिल, जूट मिल जो बंद है उसको हम लोग चालू कराने का काम करेंगे। किसी बिहारी को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा बिहार बनाया जाएगा। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोग देंगे। 2000 एकड़ में हम लोग एजुकेशनल सिटी बनाने का काम करेंगे। किसी हमारे बिहार के बच्चों को कोटा जाने की जरूरत नहीं होगी। ये तो अमित शाह जी ने तो क्या क्या कह रहे हैं भाई, जमीन नहीं है, ही नहीं है, क्या तर्क दे रहे हैं। यानी यही साफ संकेत है कि कुछ नहीं कर सकते ये। तो अब बिहार की जनता को तय करना है। और हम लोगों ने लगातार पूरे जिलों बिहार का यात्रा हम लोगों ने किया और बिहार की जनता ने ठान लिया है, मन बना लिया है, ये खटारा सरकार को बदलेंगे, नई सरकार बनाएंगे जहां जो लोग नया बिहार बनाने का काम करेंगे। इसलिए आप सब लोग आए, आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद। तो तेजस्वी का ये जो भाषण है वो एक मैच्योर लीडर का भाषण है, जिसको सुनकर लगता है कि तेजस्वी इस बार काफी बजिद होकर आए हैं। एक बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 5 लाख के आसपास नौकरियां दी थी और भी कई योजनाएं शुरू की थी। तो वो जनता के बीच केवल जाति और धर्म का मुद्दा लेकर जाने की जगह बिहार के विकास का मुद्दा लेकर जाना चाहते हैं और इसी मुद्दे पर बीजेपी और नीतीश को घेरना चाहते हैं। बिहार की जनता रोजगार को मुद्दा बनाती है या फिर हिंदू मुसलमान और जाति में ही उलझी रहती है, इसका पता तो 14 नवंबर को ही चलेगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।